हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग। तो गाइस ये एनिमे काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो इसके अंदर बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एनिमे की स्टार्टिंग प्रेजेंट टाइम से 3 साल पहले से होती है, जहाँ पर एक नेवी सोल्जर अपने कैप्टन से कह रहा होता है, कैप्टन हमें इनके ऊपर हमला करना चाहिए। नहीं, इनके ऊपर हमला करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे हथियार इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनसे केवल हंटर ही निपट सकते हैं, इसलिए ये काम हंटर्स को ही करने देते हैं। तो गाइस इस दुनिया के अंदर 10 साल पहले कुछ पोर्टल्स खुलने लगे थे, जिन पोर्टल्स के अंदर होते हैं डंजन्स, और उन डंजन्स के अंदर होते हैं मॉन्स्टर, जिनसे फाइट करने के लिए कुछ लोगों के पास मैजिकल पावर्स आने लगी, और उन लोगों को कहा जाने लगा हंटर्स। और उन हंटर्स के कुछ रैंक होते हैं, जैसे कि रैंक एस जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, उसके बाद रैंक ए, रैंक बी, रैंक सी, रैंक डी, और ये रैंक ई तक जाती है, जो कि सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। और उसके बाद हम आइलैंड पे चल रही उस फाइट को देखते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी एंट्स हंटर्स के ऊपर हमला कर देती है। वो हंटर्स उनसे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे फाइट नहीं कर पाते और वहीं पर मारे जाते हैं। नहीं, ये काम हम जैसे निचले रैंक वालों का नहीं है। और वो एंट्स उन्हें खाने जा रही होती है, लेकिन तभी एक बंदा आकर उस एंट के ऊपर अटैक करके उससे दूर कर देता है, और वो अपने हीलिंग मैजिक से उसे हील करने लगता है। क्या बात है, मेरे जख्म भर रहे हैं। लेकिन कुछ एंट्स उस बंदे के ऊपर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन उसके दोस्त आकर उसे बचा लेते हैं। दरअसल ये लोग एस रैंक के हंटर होते हैं, जिनके पास हीलिंग, लाइटनिंग और हल्क जैसी पावर होती है, और ये तीनों एस रैंक के हंटर्स उन चींटियों को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। और तभी वहाँ पर व्हाइट कलर की एक विशालकाय एंट आ जाती है, जिसे देखकर ये लोग कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बॉस होगी। मुझे तो लगता है कि ये इस टीम की कमांडर है। और ऐसा बोलकर ये उस एंट से फाइट करने लग जाते हैं, और फिर ये बहुत खतरनाक तरीके से लाइटनिंग का यूज करके और उसी चींटी के दांत निकाल के उस चींटी को मार देते हैं। और तभी वहाँ पर और भी सारी व्हाइट एंट आ जाती है, और ये देखकर ये बंदा खुद को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, और सेकंड हंटर भी अपनी लाइटनिंग पावर का लेवल अप कर लेता है। और हम उसी आइलैंड के दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक हंटर की टीम के सामने रेड एंड व्हाइट कलर की एंट की एक सेना खड़ी होती है। कमांडर चोई, हम सब तैयार हैं। और ये कमांडर चोई भी एक ऐसा रंग का हंटर होता है जो फायर मैजिक का यूज करता है, और ये अपने फायर मैजिक का यूज करके उन एंट के ऊपर आग लगा देता है। लेकिन चोई के इस अटैक से एंट्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और एंट्स फायर के अंदर से निकलने लगती है। अच्छा चलो ठीक है, फाइट शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल खुल जाता है, और उसके लिए वहाँ पर कई सारे लो रैंक के हंटर आते हैं, जिसमें किम और पार्क भी होते हैं। और फिर उसके बाद हम हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम संग जिन वो होता है। और उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और उससे उसका हालचाल पूछने लगते हैं। अरे कैसे हो जिनवू? अरे जिनवू कैसे हो तुम? ए संग कैसे हो तुम? हाँ मैं बढ़िया हूँ। और ये देखकर पार्क किम से पूछता है, भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या? जो देखो इसे ही पूछे जा रहा है। लेकिन किम हंसते हुए कहता है कि यार ये हंटर तो छोड़, ये तो इंसानों से भी ज्यादा कमजोर है। ये तो पूरी मानव जाति का सबसे कमजोर इंसान है। ये तो ई रैंक के लड़ाई में भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? अरे यार धीरे बोल, वो सुन लेगा। लेकिन जिनवू कहता है कि अब क्या फायदा, अब तो मैंने सुन भी लिया। खैर छोड़ो, वैसे भी उन लोगों ने जो भी कहा है वो सच ही तो है। और तभी इसकी मुलाकात जूही से होती है, जो कि आते के साथ ही इसे डांटने लगती है, और इससे सवाल करने लगते हैं कि तुम्हारे चोट कैसे लगी। और जिनवू से बताता है कि मैं एक ई रैंक के मिशन पर गया था, जिसमें मुझे ऐसी चोट लग गई। अच्छा, तो वहाँ पर कोई हीलर नहीं था क्या? वो एक ई रैंक की गुफा थी, इसलिए किसी ने हीलर को साथ में ले जाने की नहीं सोची। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या वो लोग इतने ज्यादा मतलबी थे? नहीं जूही, तुम परेशान मत हो, कमजोर मैं हूँ, इसमें मेरी ही गलती है। और फिर उसके बाद सब निकलने के लिए डंजन के पोर्टल के सामने खड़े हो जाते हैं, और फिर इस मिशन का लीडर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिसका नाम जूसोंग होता है। और जूसोंग एक एक्सपीरियंस इंसान होते हैं, जिन्हें काफी सारे डंजन का एक्सपीरियंस होता है। और फिर वो सब लोग उस डंजन के अंदर जाने लगते हैं, और फिर हम जिनवू को देखते हैं, जिसके हाथ में एक चाकू होता है। हथियार के नाम पे मेरे पास बस एक चाकू है, जिसमें ना के बराबर जादू है, लेकिन ये कुछ ना होने से तो अच्छा ही है। और मेरे पास वैसे भी इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई जादुई हथियार खरीद सकूं, इसलिए मुझे फिलहाल इसी से काम चलाना हो। और ये बोलकर जिनवू भी अंदर चले जाता है। और उसके बाद हम कोरियन हंटर एसोसिएशन और उसके चेयरमैन को देखते हैं, जहाँ पर चेयरमैन वो कह रहे होते हैं, तुम जानते हो हमें डंजन से काफी सारी चीजें मिलती है, जैसे कि जादुई हथियार और माना क्रिस्टल, और सबसे ज्यादा कीमती होते हैं ये एजन स्टोन, जिन्हें केवल ताकतवर मॉन्स्टर को मारकर ही पाया जा सकता है। लेकिन तुम जानते हो सरकार इन्हें एक पावर सोर्स की तरह देखती है। सरकार इनके इस्तेमाल से एक ऐसी एनर्जी बनाना चाहती है जो कि जिंदगी भर कभी खत्म ही ना हो। और फिर उसके बाद हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिनवू को एक माना क्रिस्टल मिल जाता है।
फाइनली मैंने एक को मार ही दिया। लेकिन तभी एक गॉब्लिन मॉन्स्टर जिनवू के ऊपर अटैक कर देता है और जिनवू भी उससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू का चाकू ही टूट जाता है और वो गॉब्लिन मॉन्स्टर जिनवू के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे कि जिनवू काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और ये देखकर जूही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी पार्क आकर उस गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार देता है और जूही को जिनवू को इलाज करने के लिए कहता है और वहां से चले जाता है। और फिर जूही अपने हीलिंग मैजिक से जिनवू को हील करने लगती है और फिर कुछ टाइम बाद वो सब लोग उस डंजन के बॉस को हरा देते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन जिनवू बस बैठा बैठा देख रहा होता है। और ये सब देखकर जूही काफी ज्यादा उदास होती है और जिनवू से पूछती है, तुम अपनी जिद में आकर तो हंटर नहीं बने हो ना? क्योंकि अगर ऐसा है तो वो दिन दूर नहीं जब तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। और फिर सारे हंटर डंजन की लूट को इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन ई रैंक का डंजन होने की वजह से यहाँ पर उनको ज्यादा लूट नहीं मिलती और वो सब लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन तभी उन्हीं में से एक बंदे को एक गुफा दिखाई देती है और ये एक दूसरे डंजन का रास्ता होता है और ये लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कभी किसी ने एक ही पोर्टल के अंदर 2 डंजन नहीं देखे होते और ऐसे में इन्हें कहा जाता है एसोसिएशन की कमांड का वेट करें। लेकिन कुछ लोग लालच में आकर कहते हैं कि अगर हमने ऐसा करा तो दूसरे हंटर्स आकर सारे के सारे लूट ले जाएंगे और ना ही हमारे हाथ में कुछ हथियार लगेंगे, ऐसे स्टोन लगेंगे, ना ही माना क्रिस्टल, हमारे हाथ में बस झुंझुना ही आएगा। और फिर वो सब लोग वोट करने लगते हैं कि किसको इस डंजन के अंदर जाना है और किसको नहीं। और फिर सब लोग वोट करते हैं, लेकिन दोनों तरफ से वोट 50-50 हो जाते हैं और अब सारा फैसला जिनवू को लेना था कि इस डंजन के अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं। जिनवू, अब तुम बताओ, तुम क्या कहते हो? तुम्हारा ही वोट बाकी है अब। क्या मेरा वोट? मेरे लिए तो एक ई रैंक का डंजन भी काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन पापा के गायब होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही आ चुकी है। मुझे मेरी माँ का इलाज भी करवाना है और बहन की पढ़ाई के खर्चे के भी पैसे चाहिए। नहीं, मैं से हार नहीं मान सकता। और फिर जिनवू भी इस डंजन के अंदर जाने के लिए हाँ कर देता है। और फिर उसके बाद हम हंटर सिलेक्शन सेंटर को देखते हैं, जहाँ पर हंटर्स को एक ब्लैक कलर के बड़े बोल के ऊपर हाथ रखने के लिए कहते हैं, जिससे कि उनके अंदर के पावर का पता चलता है और उससे ही उन्हें रैंक दी जाती है। और हम देखते हैं यहाँ पर एसोसिएशन के काफी सारे लोग भी होते हैं जो कि इन हंटर को अपने गिल्ड में शामिल करना चाहते हैं। हेलो सर, एक बी रैंक और 2 सी रैंक के हंटर हमारी गिल्ड में शामिल होने के लिए राजी हो चुके हैं। और उसके बाद गिल्ड मास्टर चोई कहते हैं, एज या जेंडर से फर्क नहीं पड़ता, मायने ये रखता है क्या वो अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। और उसके बाद हम शहर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर 2 चोर एक लेडीज का पर्स चुरा कर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी एक लड़की इनके ऊपर से कूदकर इनसे वो पर्स छीन लेती है। और ये लड़की और कोई नहीं, एस रैंक की हंटर चाहिन होती है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर होती है। और उसके बाद हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं। वैसे यार हमें यहाँ पर चलते हुए कितना टाइम हो चुका होगा? 40 मिनट हो चुके होंगे। वैसे भी राजा के मरने के बाद डंजन का गेट 1 घंटे तक खुला रहता है, इसका मतलब अब हमारे पास खाली 20 मिनट है। और ऐसी ही बातें करते हुए वो लोग डंजन के अंदर जा रहे होते हैं और जिनवू जूही से माफी मांगता है उसे डंजन के अंदर लाने के लिए, लेकिन जूही उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अभी अभी मरने वाले थे और तुम फिर दोबारा से किसी डंजन के अंदर आ चुके हो। तुम जानते भी हो कि मैंने कितनी मुश्किल से हीलिंग मैजिक से तुम्हें ठीक करा है, लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। अच्छा सॉरी यार, अब मेरे ऊपर तुम इतना चिल्लाओ मत। नहीं, सॉरी से काम नहीं चलेगा। यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें मुझे पार्टी देनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद हम एसोसिएशन के चेयरमैन को देखते हैं, जो कि टीवी पर लाइव आकर कह रहे होते हैं, तो आप सभी लोगों का स्वागत है, मेरा नाम है गोगन ही और मैं हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें हंटर बनना पसंद है और किसी को ये रास्ता बिल्कुल पसंद नहीं। लगभग 10 साल पहले ये पोर्टल्स हमारी दुनिया में खुलना स्टार्ट हुए थे, लेकिन अभी भी ऐसी काफी सारी बातें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। और हंटर्स बनना अपनी जान को जोखिम में डालना है और आपको कोई भी काम लापरवाही से नहीं करना चाहिए। और फिर हम उन हंटर्स को देखते हैं जो कि एक बड़े से गेट के पास पहुंच जाते हैं और वो इस बड़े से गेट को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि ऐसा कभी उन्होंने पहले नहीं देखा होता। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस गेट को खोलते हैं और गेट को ओपन करते ही वहां पर ब्लू कलर्स की काफी सारी फ्लेम्स चल जाती है। अरे वाह, ये तहखाना तो काफी मस्त लग रहा है यार। और फिर वो सभी लोग उस तहखाने के अंदर आते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े स्टैचू रखे होते हैं, जो कि देखने से ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि किसी वॉरियर के स्टैचूज है। और वो हंटर्स बातें कर रहे होते हैं कि यार ये स्टैचूज कैसे यहाँ पर, और कुछ के हाथ में तो इंस्ट्रूमेंट्स भी है। और जिनवू भी वहां पर एक स्टैचू को देख रहा होता है, जो कि अपने थ्रोन पर बैठा होता है और देखने से ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये कोई किंग हो। और ये सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर तो एक भी मॉन्स्टर नहीं है। और तभी ये लोग इस स्टैचू के पास जाते हैं, जहाँ पर कुछ लिखा होता है, कार्टनेट मंदिर के कुछ जरूरी नियम। पहला नियम, देवता का सम्मान करो। दूसरा, उसकी तारीफ करो। तीसरा, अपनी भक्ति को साबित करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो जिंदा नहीं बचोगे। और ये सुनकर जूही कहती है कि वो बड़ा सा स्टैचू हमें घूर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए है। और तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और ये सभी लोग घबरा जाते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये काफी खतरनाक जगह है।
लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और यहाँ पर आ गए। अब भुगतो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और ये उस दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर खड़ा हुआ स्टैचू जैसा सिपाही इसके ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करके इसके 2 टुकड़े कर देता है। और ये देखकर सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और जिनवू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जो अभी मारा गया वो डी रैंक का हंटर था, मतलब वो मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था और वो एक ही झटके में मारा गया। इस तहखाने को तो ए रैंक का होना चाहिए, लेकिन ये वैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर ये मूर्तियां हिल रही है इसका मतलब है। और जिनवू घूमकर उस बड़ी सी मूर्ति के ऊपर देखता है और उसकी भी आंखें हिलती है और ये देखकर जिनवू की सांसें अटक जाती है। मैं इससे पहले भी अपनी जान गवाते गवाते बचा हूँ। मैं ई रैंक के दानवों से काफी ज्यादा पिटा भी हूँ और काफी लंबे समय तक हॉस्पिटल में भी रहा और एक बार तो मैं भूख से मरते मरते बचा हूँ। मेरे साथ के हंटर्स माना क्रिस्टल और एजन स्टोन को बेचकर काफी सारे पैसे कमाते थे और उन पैसों से वो अच्छे अच्छे हथियार खरीद सकते थे जिससे कि वो और ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन मेरे पास हथियार के नाम पे बस एक चाकू था और ना ही मेरे पास जूते खरीदने के पैसे। मैं कमजोर था, इसी वजह से मुझे सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता था और इसी वजह से मैं बता पाया। सब लोग नीचे झुक जाओ। और वो बड़ी सी मूर्ति अपनी आंखों से लेजर लाइट निकालती है जो कि कुछ हंटर्स को वहीं पर वेपराइज भी कर देती है। लेकिन ज्यादातर हंटर जिनवू की बात सुनकर नीचे झुक जाते हैं और बच जाते हैं और सब लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को दाता बायो।